लाख की चूड़ियां पाठ है, जिसमें हमें बदलू के माध्यम से ये बताया गया है कि जब मशीनों से काम होता है तो उन मशीनों के द्वारा जो उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, जिसके कारण जो लोग हाथ से काम करते हैं उनका काम उनसे छिन जाता है, वो बेरोजगार हो जाते हैं, क्योंकि लोगों को वही चीज़ें पसंद आती हैं जो देखने में सुंदर होती हैं, एक जैसी होती हैं। और हमारे इस पाठ में भी कांच की चूड़ियाँ जो है वो लोगों को ज्यादा अच्छी लगने लगेगी, क्योंकि बदलू क्या बनाता था, लाख की चूड़ियां बनाता था। लाख एक ऐसा पदार्थ होता है, ऐसा मटेरियल होता है जिसको पिघला कर उसकी चूड़ियां बनाई जाती हैं। तो लोगों ने लाख की चूड़ियों को पहनना बंद कर दिया, जिसके कारण जो बदलू लाख की चूड़ियां बनाता था उसका वो बेरोजगार हो जाता है। अब हम देखेंगे कि इससे बदलू की जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ा इसका, आज के इस मशीनी युग का। तो चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, पेंसिल साथ में रखनी है और डिफिकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करते रहना है। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। तो हमें यहाँ पे ये लेखक बता रहा है कि पूरे जिस गांव में लेखक रहता था उस गांव में लेखक को सबसे अच्छा कौन लगता था, बदलू लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। अब गोलियां गोल गोल जैसे बॉयज खेलते हैं ना कंचों से, बिल्कुल वैसी ही गोल गोल गोलियां होती थी जो लेखक को बदलू उस लाख से बनाकर देता था। लाख जैसे किसी चीज को पिघला दिया और उसको पतली पतली उसकी सलाइयां बना ली, सलाई की तरह पतली पतली बन गई तारें, और उसको मोल्ड करके चूड़ियां बना दी। तो लेखक को बदलू सबसे अच्छा क्यों लगता था, क्योंकि वो उसको बहुत अच्छी लाख की चूड़ियां, रंग बिरंगी चूड़ियां बनाकर देता था। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे कहा करते थे। वैसे अगर हम रिश्ता देखें तो लेखक को उसे क्या कहना चाहिए था, बदलू को बदलू मामा, लेकिन सारे बच्चे, गांव के बच्चों के लिए तो वो काका ही है। लेकिन उन बच्चों की देखा देखी लेखक भी क्या कहता था उसे, लेखक उसे क्या कहता था, बदलू काका, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसके साथ कहते थे। अब यहाँ पे हमें नेक्स्ट पैराग्राफ में बदलू के घर के बारे में बताया गया कि वो कैसे चूड़ियां बनाता था, कहाँ बैठकर चूड़ियां बनाया करता था। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था, कुछ ऊंचा सा टीला था, जैसे ऊंचाई पर बना हुआ था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, सहन आंगन, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती, भट्टी आग वाली भट्टी जो गर्म होती थी, उसको क्योंकि उसी में उसको लाख को पिघलाना पड़ता था, तो वो दहकती रहती, जलती रहती थी, जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। अब देखो इस पिक्चर में बिल्कुल ऐसे ही वो बदलू ये नीम के पेड़ के पास बैठकर बनाता था। ये इसके हाथ में है सलाख, ये बिल्कुल ये सलाखों की तरह गोल गोल गोल, हमने सलाई देखी पतली सी होती है, लोहे की पतली सी, बिल्कुल उसकी तरह लाख को पिघला के पहले पतला कर देता था, फिर उसके ऊपर गोल गोल घुमाता था, जिससे कि उसकी शेप गोल बन जाती थी। और इसी तरह से वो जब मुलायम हो जाता था तो सलाख के समान, सलाख सलाई की तरह पतला करके चूड़ी का आकार देता था, चूड़ी की तरह गोल बना देता था। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियां रखी रहती थी, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती, बिल्कुल जैसे हमारी कलाई है ना, आगे से पतली है पीछे से मोटी है, बिल्कुल ऐसे ही बेलन में लंबा सा लकड़ी का गोल गोल पड़ा होता था उसके आगे, जिसके ऊपर वो गोल गोल घुमाता था उस सलाख की तरह पतला लाख का पदार्थ बना के उसके ऊपर गोल गोल घुमाता था ताकि वो गोल बन जाए। और बिल्कुल उसका शेप कैसे थी, आगे से छोटी पीछे से पतली, पीछे से ज्यादा बड़ी चौड़ी, क्योंकि जैसे हम चूड़ियां पहनते हैं तो पीछे बड़ी चूड़ियां पहनते हैं, आगे छोटी पहनते हैं, बिल्कुल इसी तरह से। चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता, और तब एक दूसरे पर एक, जैसे हम हाथ में चूड़ियां पहनते हैं बिल्कुल ऐसे ही वो चूड़ियां पहनाता था। उसके बाद उसके ऊपर वो रंग कर देता था, जिस भी रंग की मनपसंद बहुत सारे अलग अलग रंग उसके ऊपर पेंट कर देता था। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिया एक फट्टी की तरह कह सकते हैं, जो वो फट्टी जैसे हम चारपाई कहते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही,
जो बुनी जाती थी। एक मछिए पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता था, जिसे वह बीच बीच में पीता था। हुक्का भी पीता था वो, जैसे गांव के पुराने पुराने लोग हुक्का पीते हैं, बिल्कुल वैसे ही वो हुक्का भी पीता था। और वह मुझे लला कहता, और लेखक को क्या कहता था वो, लला। और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मछिया मंगा देता, और लेखक के लिए भी बैठने के लिए एक छोटी सी फट्टी उसके लिए भी मंगा देता, जिसके ऊपर लेखक बैठ जाता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, जैसे कि वो जैसे बेलन जिसके ऊपर वो चूड़ियां घुमाता है, ये देखो बेलन, ये बिल्कुल इसकी तरह इसके ऊपर चूड़ियां चढ़ाता और बड़े ध्यान से इसको देखता रहता था। अब कैसे देखता था उसको, जैसे कि वो बेलन ना होकर किसी नव वधू की कलाई हो, जैसे किसी नई ब्याही हुई औरत की जब वो कलाई हो जिसके ऊपर चूड़ियां पहनी हुई है, बिल्कुल बड़े ध्यान से उसको देखता था। बदलू मनिहार था, मनिहार चूड़ियां बनाने वाला। चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था। उसके पापा भी यही करते थे, उसके दादा भी यही काम करते थे, तो ये पैतृक पेशा था जिसको उसने आगे बढ़ाया था। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत बिक्री, बेचना किसी चीज को, उसकी खपत भी बहुत थी। सारे लोग उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनते थे क्योंकि वो बहुत सुंदर होती थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती ही थी। आस-पास के गांव के लोग भी उसकी चूड़ियां ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों में नहीं बेचता था, पैसे नहीं लेता था वो चूड़ियों के। वो क्या करता था, वस्तु विनिमय का तरीका था, बार्टर सिस्टम, हमने एसएस में पढ़ा हुआ है, चीज के बदले चीज देना, और वो भी वस्तु विनिमय का तरीका ही अपनाता था। और क्या लेता था लोगों से, लोग उसे अनाज के बदले उसको वो अपनी चूड़ियां बेचता था। किसी से अनाज ले लिया, गेहूं ले ली, चीनी ले ली और बदले में चूड़ियां दे दी। हाँ, बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। अब यहाँ पे हमें बदलू के स्वभाव के बारे में बताया है। अब चरित्र चित्रण का अगर क्वेश्चन आएगा तो हमने यहाँ पे उसके स्वभाव की ये विशेषता बतानी है कि स्वभाव से वो बहुत ही सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ा करते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ लेता था। जीवन भर चाहे उससे मुफ्त चूड़ियां ले जाएं, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। जब किसी का विवाह होता था ना, तो वो मन मांगी कीमत लेता था, नहीं मैंने अगर इतने की बेचनी है तो इतने की ही बेचनी है, कोई पैसा कम नहीं करना। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया, गुस्सा आ गया उसको, लड़की वालों से किसी कोई बात पर बिगड़ गया होगा, और फिर उसने उसको मनाने में लोहे लग गए। उसको बहुत मिन्नतों के बाद बहुत कोशिश करी और उसको मनाया, क्योंकि चूड़ियां तो लेनी ही थी, चूड़ा तो उसने लड़की ने पहनना ही था ना, वो तो लेना ही लेना था। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो अलग। तो क्या क्या मिलता था उसको, एक जोड़े चूड़ी के बदले, एक जोड़े लाख की चूड़ियों के बदले अपने कपड़े, घरवाली के कपड़े, अनाज और पगड़ी, ये उसको मिलते थे और पैसे भी मिलते थे। ये देखो यहाँ पे ये बदलू है, एक मछिया पे बैठा हुआ है, और लेखक के लिए भी वो एक मछिया बना के दी। लेखक छोटा सा बच्चा था उस समय। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी, जो चीज उसको अच्छी नहीं लगती थी, वो क्या चीज अच्छी नहीं लगती थी, कांच की चूड़ियां। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुड़ जाता, उसको गुस्सा आ जाता, इसने कांच की चूड़ियां क्यों पहनी है। कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता, और कई बार उनको 2-4 बातें भी सुना देता था। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में पूछता। तो उससे शहर की, क्योंकि जो लेखक है वो शहर में रहता था, तो शहर में जब वो रहता था तो उससे शहर के बारे में भी पूछता था। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लला, वहां तो वहां तो सभी कुछ होता है, वहां तो औरतें मर्द के साथ
हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं और उनकी कलाइयां नाजुक होती हैं ना, लाख की चूड़ियां पहने तो मोच ना आ जाए। तो जब लेखक ये कहता था कि वे हमारे शहर में सभी लाख की चूड़ियां नहीं पहनते, सभी कांच की पहनते हैं, तो लेखक क्या कहता था, अरे तुम्हारे शहर की बात ही कुछ और है, वहां का तो दृश्य ही और होता है, वहां तो सभी लड़के लड़कियां घूमते हैं और वो कांच की चूड़ियां पहनते हैं, तो क्योंकि वो लाख की चूड़ियां पहन ही नहीं सकते। क्यों नहीं पहन सकते? क्योंकि लाख की चूड़ियां पूरी भारी होती हैं और वहां की लड़कियों की कलाइयां बड़ी नाजुक होती हैं, और अगर वो पहन लेंगी तो उनकी बाजू में मोच आ जाएगी। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता, सेवा भी करता, सेवा उसको खाने के लिए बहुत कुछ देता। जिन दिनों उसकी गाय में दूध होता था, वह सदा मेरे लिए मलाई बचाकर रखता और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। मलाई मिलती थी उसको और उसको आम मिलते थे। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था, वह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। वो लाख की गोलियां जो देता था उसको, जिससे लेकर खेलता था। मैं बहुधा बहुधा ज्यादातर हर गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-8 महीने वहां रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। तो लेखक हर साल गांव में जाता था, अपनी छुट्टियां वहां पे बिताता था, बदलों के साथ टाइम बिताता था, बदलों को चूड़ियां बनाते देखता था। परंतु 2-3 बार मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिताजी का दूर शहर में तबादला हो गया, बदली हो गई। तो अभी वो 2-3 बार ही गया था, तो उसके जो लेखक के पिताजी की ट्रांसफर हो जाती है। अब इसके कारण लेखक जो है वो अपने मामा के घर नहीं जा पाता और उसने बहुत ज्यादा 8-10 साल वो अपने गांव नहीं जा पाया। अब उसके बाद जब वो 8-10 वर्षों के बाद गया, तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरा इंटरेस्ट नहीं रह गया था। इस बीच मैंने देखा कि गांव के लगभग सभी स्त्रियों ने कांच की चूड़ियां पहननी शुरू कर दी थी। तो ये देखा लेखक ने कि गांव में जो लड़कियां थी, औरतें थी, उन्होंने सभी ने कांच की चूड़ियां पहननी शुरू कर दी थी। विरले विरले कम, बहुत कम विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा सहसा अचानक एक दिन लेखक को बदलू का ध्यान आया कि अरे मैं तो छोटा होता बदलू के पास जाता था। तो एक दिन उसको कैसे ध्यान आया? अब ध्यान उसको इस प्रकार आया कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ में कांच की चूड़ी लगी थी, जिससे बहुत ज्यादा खून निकलने लग पड़ा और उसकी मलहम पट्टी भी करनी पड़ी। उस समय लेखक को बदलू का ख्याल आया और वो उससे मिलने उसके घर चला गया। अब जब लेखक वहां गया, तो उसने देखा कि बदलू वहीं उस चबूतरे पर और नीम के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और कह उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा, देखता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनाकर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया तो लेखक ने याद दिलाया कि अरे मैं वही जनार्दन हूँ। कोई लेखक का नाम जनार्दन था। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। स्मृति पटल पर अपनी याद को, मतलब उसको याद करने की कोशिश कर रहा हो कि हाँ कोई था ऐसा बच्चा। और तब अचानक उसको याद आ जाता है। आओ आओ लला, बैठो, बहुत दिनों बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। अब लेखक को बदलू ने पहचान लिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, ना तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई, ना ही भट्टी। अब लेखक ने देखा कि अरे वो तो नीम के पेड़ के नीचे तो वो चूड़ियां बनाता था, लेकिन आज यहाँ पे कोई मचिया नहीं है, कोई भट्टी नहीं है। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लला, काम तो कई सालों से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियां कोई पूछे तब तो गांव गांव में कांच का प्रसार हो गया है, फैलाव हो गया है, बहुत फेमस, लोकप्रिय हो गया है। क्या कांच? वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना यह लल्ला, आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। यहाँ पे उसका मन का दुख है, क्योंकि कांच की चूड़ियां वाकई देखने में सुंदर होती हैं। तो लेखक को यही कहा उसने कि अरे कांच की चूड़ियों में वो सुंदरता कहाँ होती है, तभी तो लोगों ने ये पहननी छोड़ दी है। जो लाख की चूड़ियों में ये सुंदरता नहीं होती, सुंदर तो कांच की चूड़ियां होती हैं, तभी तो इस गांव की औरतों ने भी कांच की चूड़ियां पहननी शुरू कर दी हैं।
लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। तो लेखक ने क्या कहा, उसके उत्तर क्या दिया कि कांच जो है वो बड़ा खतरनाक होता है, अगर लग जाए तो चोट भी लग जाती है। नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला, कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। उसके बाद लेखक को ये लगा कि उसे दमा है, तो क्योंकि अवस्था के साथ साथ एज के साथ साथ उसका शरीर ढल गया था, उसके हाथों और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली, जान ली, शंका शक। उसने देखा कि ये मेरी खांसी को ऐसे देख रहा है, तो हो सकता है इसको शक हो कि मुझे दमा है। तो उसने खुद ही आंसर दिया, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है, सीजनल खांसी है जो मुझे अक्सर हो जाती है, यही महीने 2 महीने से आ रही है और 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा, मुझे लगा उसके अंदर बहुत बड़ी व्यथा छुपी है, बहुत बड़ा दुख है उसके अंदर जो वो बता नहीं रहा है, जो उसके अंदर ही छुपा है। अब उसके अंदर दुख जो है उसकी बातों से झलक रहा है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए। इसका मतलब कि मशीनी युग आ गया है, सभी काम हाथ मशीनों से होने लगे हैं और कितने ही हाथ कट गए हैं। हाथ कटते हैं कि मतलब जो काम हाथों से होता था वो हाथ अब बेरोजगार हो गए हैं। बेरोजगार, जिसके पास कोई काम नहीं होता उसको हम कहते हैं। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए कहा। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लह कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी। अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आओ। फिर मेरी ओर मुखातिब सामने उसकी तरफ मुंह करके मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया, क्योंकि बद्दू को याद आया कि इसको तो मैं आम खिलाता था, तो उसने कहा कि माफ करना, मैं तुम्हें आम खिलाना भूल गया। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए तुम्हें कैसे जाने दूंगा मैं चुप रहा। मुझे वे दिन याद आ गए जब वह मेरे लिए मलाई बचाकर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी। कहाँ से खिलाता? अब गाय को खिलाने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं थे, क्योंकि उसके पास काम ही नहीं था। इतने में रज्जो, उसकी बेटी अंदर से एक डलिया टोकरी, एक टोकरी होती है उसको कहते हैं, डलिया में ढेर से आम ले आई। ये तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा मैं। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इससे चौगने आम एक वक्त खा जाता था। ये बिल्कुल ही गांव की तरह लैंग्वेज है ये। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लला को 2-4 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना, देखो लला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जू ने 4-5 आम अंजुली हाथों में भरकर, ये ऐसे हाथों में भरकर उसने हाथों में ले आई। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई कि उसकी कलाइयों पर लेखक ने देखा कि रज्जू ने कुछ चूड़ियां पहनी हुई हैं, वहां पर ठिठक गया, रुक गया। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थी, सुंदर लग रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने मुझे 10 दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। तो ये वो जोड़ा है जो बदलू ने जमींदार साहब की बेटी के लिए बनाया था, लेकिन पैसों के लिए लड़ाई होगी उनकी, और 10 आने उसको दिए उसने, लेकिन बदलू ने कहा कि मैं 10 आने नहीं लूंगा, मुझे ज्यादा पैसे चाहिए। तो बदलू ने कहा कि नहीं, आप ले आओ, जहां से शहर से ले आओ, मैं तुम्हें ये नहीं बेचूंगा। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर के पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा नहीं था कि आसानी से टूट जाए। लास्ट लाइन में हमें ये बताया गया है कि जो बदलू है उसका व्यक्तित्व जो है बहुत ही निखर कर हमारे सामने आया है, क्योंकि अगर उसने वो चूड़ी नहीं बेची तो उसने कम पैसों में भी नहीं बेची, क्योंकि उसे अपनी लाख की चूड़ियां बनाने पर बहुत अभिमान था, बहुत गर्व था, और उसने ये नहीं किया कि उसने ये काम छोड़ दिया और कोई कांच की चूड़ियों की प्रशंसा करने लगा। आज भी उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों के जैसा नहीं है जो आसानी से टूट जाए, वो लाख की चूड़ियों की तरह मजबूत है। अगर उसने लाख की चूड़ियां, अगर उसकी प्रशंसा शुरू से ही करता है तो वो कांच की चूड़ियों के फेवर में नहीं हो गया,
तो यहाँ पे हमें उसके व्यक्तित्व की एक और बात पता चलती है कि बहुत बहुत ही स्वाभिमानी था। तो ये चैप्टर हमने यहाँ तक अब देख लिया है, कामता नाथ जी के द्वारा लिखा गया था। चैप्टर समझ आ गया होगा सभी को। अब नेक्स्ट पीरियड में आपने क्या करना है, इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स आपने फाइंड आउट करने हैं।